TIS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग संवैधानिक विकास का टॉपिक कर रहे हैं इस समय, और इस क्रम में आइए हम लोग 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। 1833 का जो चार्टर अधिनियम पारित हुआ, उस समय की अगर हम परिस्थितियों के पृष्ठभूमि में जाकर के देखें कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनमें ये चार्टर एक्ट पारित हुआ, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि 1833 तक जाते जाते भारत के बहुत बड़े इलाके पर ब्रिटिश राज की स्थापना हो चुकी थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस समय तक आते आते जो कंसोलिडेशन का प्रोसेस था, यानी भारत में जो ब्रिटिश राज्य की व्यवस्था थी उसको कैसे और कंसोलिडेट किया जाए, सुदृढ़ बनाया जाए, यह प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी थी। तो इस क्रम में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस समय इंग्लैंड में जो सरकार थी वो उदारवाद की विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रेरित थी। स्वयं जो इस समय के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, वो स्वयं एक उदारवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, और इन सभी चीजों का प्रभाव इस पर पड़ा था, इस अधिनियम पर। दूसरी बात अगर हम लोग देखें तो जैसा कि शुरुआत हो चुकी थी 1813 के चार्टर एक्ट में, कि अब कंपनी को ज्यादा से ज्यादा अपना ध्यान भारत के शासन प्रशासन में देने की जरूरत थी। इन सब तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस चार्टर एक्ट में निम्न महत्वपूर्ण संशोधन लाए गए। पहला काम तो ये किया गया, कंपनी का व्यापारिक अधिकार जो था वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, और उसे अब भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य करने थे, क्योंकि भारत का एक इतना बड़ा साम्राज्य कंपनी ने स्थापित कर लिया था कि जिसमें उसे जो आर्थिक लाभ थे वो ट्रेड से ज्यादा होने लगे थे भारत के राजस्व से, और इस नाते अब ये महसूस किया जाने लगा था कि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा ध्यान भारत के राजनीतिक कार्य यानी भारत के शासन के संचालन, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था पर ज्यादा फोकस करने पर देना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण काम हुआ कि कंपनी का चार्टर आगामी 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन यह रहा कि गवर्नर जनरल को कंपनी के सभी अधीनस्थ राज्य क्षेत्रों के लिए कानून बनाने का अधिकार सौंप दिया गया। यानी कंपनी की सरकार जो यहाँ पर स्थापित थी उसमें अब एक अखिल भारतीय सरकार की अवधारणा आ रही थी, और ये हुआ कि पूरे भारत की सरकार जो है वो गवर्नर जनरल की सरकार है, और भारत की ब्रिटिश राज्य की एकता के लिए और उसको प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए ये जरूरी है कि गवर्नर जनरल पूरे भारत राज्य क्षेत्र के लिए कानून बनाने का अधिकार रखे। तो ये संशोधन इसके संदर्भ में लाया गया। अगला काम किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य लॉ मेंबर जोड़ दिया गया, और ये जो लॉ मेंबर जोड़ा गया ये पूर्णकालिक सदस्य नहीं था, ये मूलतः उन बैठकों में भागीदारी करता था जब गवर्नर जनरल की परिषद कुछ लेजिस्लेटिव डिसीजन लेने जा रही होती थी, यानी विधि निर्माण का काम करने जा रही होती थी। आप सभी जानते हैं कि विधि निर्माण के लिए एक लीगल एक्सपर्ट की सलाह की जरूरत होती है ताकि विधियों को बहुत व्यवस्थित ढंग से बनाया जा सके। तो इसी नाते एक लीगल एक्सपर्ट के रूप में यानी विधि वेत्ता के रूप में एक सदस्य को लाया गया, और ये ध्यान देने वाली बात है कि ये सदस्य तभी भागीदारी करता था, उसी बैठक में भाग लेता था जब कोई विधि निर्माण का काम होता था। लॉर्ड मैकाले जो एक बड़ा विधि वेत्ता था, उनको पहला विधि सदस्य गवर्नर जनरल की काउंसिल में बनाया गया। अगली महत्वपूर्ण बात है, पहली बार गवर्नर जनरल की सरकार भारत सरकार कहलाई। अभी तक आप ध्यान दें, बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत के सभी मामलों का चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया गया था। 1773 से ये परंपरा चली आ रही थी, और जो एक तरह से भ्रांति पैदा कर रही थी। अब इस नाते ये हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर जनरल आगे कहा जाने लगेगा, जैसा कि आगे के उसमें है पॉइंट में, और दूसरी बात होगी उसकी जो सरकार है वो भारत की सरकार कहलाएगी। तो इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुआ करते थे बंगाल के गवर्नर जनरल, उन्हीं के समय में ये चार्टर एक्ट पारित हुआ, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक इस प्रकार बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। अगला महत्वपूर्ण जो संशोधन किया गया इसमें, इस एक्ट में जो नई बात लाई गई, भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने, संहिताबद्ध मतलब कोडिफिकेशन करने के लिए एक विधि आयोग या लॉ कमीशन का गठन किया गया। जब हम किसी राज्य व्यवस्था का संचालन करते हैं तो उसको सुव्यवस्थित बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि उपयुक्त विधियां भी हों जिनके माध्यम से उनका संचालन हो। हम सभी जानते हैं
कि ब्रिटिशर्स अपने रूल ऑफ लॉ के लिए जाने जाते हैं, यानी विधि के शासन के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर एक विधि आयोग के गठन की जरूरत महसूस होने लगी, ताकि किन विधियों के अंतर्गत, किस विधि व्यवस्था के अंतर्गत भारत का प्रशासन चलाया जाए, इसका सुचारू रूप से व्यवस्था किया जा सके। तो 1834 में 33 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत ही लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। फर्स्ट लॉ कमीशन बना 1834 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्क किया जाए इसको। तो प्रथम विधि आयोग का गठन कर दिया गया, जिसको सिविल और क्रिमिनल लॉज को कोडिफाई करना था। अगला महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया, भारत में दास प्रथा समाप्त करने को कहा गया। जैसा कि मैंने रेफरेंस दिया पीछे कि जो इंग्लैंड में सरकार है वो भी उदारवाद की भावना से प्रेरित है। इंग्लैंड में अब पढ़े लिखे लोगों का वर्ग काफी बड़ा हो गया था, और अगर आप ध्यान दें तो दुनिया में सबसे अग्रणी समाज इस समय ब्रिटेन हुआ करता था। तो वहां के जो पढ़े लिखे नव शिक्षित लोग थे, नव उदित मध्यम वर्ग था, वो मध्य वर्ग मानवतावाद से भी प्रेरित था और दास प्रथा या स्लेवरी के सिस्टम को बहुत ही अमानवीय प्रथा के रूप में देखा जाने लगा था। हालांकि यूरोप में देखेंगे जार अलेक्जेंडर ने इससे पहले ही स्लेवरी के प्रैक्टिस को खत्म कर दिया था, और इस नाते पूरे यूरोप में एक तरीके से मूवमेंट चल रहा था दास प्रथा को समाप्त करने के लिए। तो ये कहा गया इस एक्ट में कि पहले दासों की स्थिति बेहतर बनाई जाए और जितना जल्दी हो सके दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाए, और इसकी तैयारी होने लगी। और आप देखेंगे 1840 में 1843 में 10 साल लग जाते हैं दास प्रथा खत्म होने के लिए, कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। अगला महत्वपूर्ण प्रोविजन आया, सरकारी सेवाओं में नियुक्ति का आधार योग्यता घोषित किया गया। पहले जो सरकारी सेवाओं में नियुक्ति की व्यवस्था होती थी उसमें कुलीन वर्ग के बच्चों को, छात्रों को, व्यक्तियों को ले लिया जाता था। ये माना जाता था कि राज परिवार के लोगों में खुद जेनेटिकली शासन करने की एक योग्यता होती है, यानी बॉर्न रूलर्स होते हैं। तो ऐसे लोगों को ले लिया जाता था, लेकिन अब ये घोषित किया गया कि अब सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए कुलीनतावाद पर विश्वास करने के बजाय योग्यता पर, यानी एलिजिबिलिटी के बेसिस पर भर्तियां की जाएंगी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण अमेंडमेंट किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसकी स्थापना जो हुई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, उसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो लाया गया था उस समय, उसमें 6 मेंबर थे, जिसमें एक राज्य सचिव, एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर और 4 प्रिवी काउंसिल के मेंबर्स, टोटल मिलाकर 6 थे। और अब ये कर दिया गया कि जितने प्रमुख मंत्री हैं, जो सभी प्रमुख मंत्री हैं ब्रिटिश कैबिनेट के, उनको प्रधानमंत्री बोर्ड ऑफ कंट्रोल में शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पहले 6 सदस्यों का था, अब इसको विस्तृत किया गया, बड़ा किया गया। और ये अहमियत दिखाता है भारत में ब्रिटिश शासन की, कि ब्रिटिश शासक किस तरीके से भारत में जो कंपनी का राज्य है उसको ज्यादा अहम मानना है। और स्वाभाविक सी बात है, इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ था, इतना समृद्ध साम्राज्य था उनका, तो उस महत्ता को समझते हुए उस पर नियंत्रण की प्रक्रिया को भी सुदृढ़ किया जाना था, जो यहाँ पर कर लिया गया। आगे एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। हम लोग पीछे बात कर चुके, पिछले के संदर्भ में हमने आपके सामने बात रखी थी कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति 1810 के बाद द्वितीय चरण में पहुंच गया, मेच्योर होता जा रहा है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के मेच्योर होने का मतलब ये है, आशय ये है कि इंग्लैंड में बहुत बड़े पैमाने पर बल्क में प्रोडक्शन होने लगा सामान का, और परिणाम ये हुआ कि उसके लिए कच्चे माल चाहिए थे अच्छी मात्रा में, और साथ ही साथ बने माल के लिए बाजार भी चाहिए था। ये दोनों आवश्यकताएं भारत पूरा कर रहा था, लेकिन भारत की समृद्धि जो है वो निरंतर बढ़ती जा रही थी। ऐसी स्थिति में ये महसूस हो रहा था इंग्लैंड के कुछ लोगों को, ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक ट्रेडिंग कंपनी है, और लगभग 615 के आसपास इसमें कुल अभी मेन डायरेक्टर्स, मतलब जो बड़े स्टेक होल्डर थे वो थे। तो अब ये हुआ कि 615 लोगों की एक कंपनी जो मुख्य रूप से शेयर होल्डर थे, वो लोग इतने बड़े साम्राज्य के धारण करता हैं, और जबकि आप देखेंगे इसमें जो बड़े स्टेक होल्डर थे वो लिमिटेड नंबर में ही थे। तो इस वजह से ये बात आने लगी कि आगे चलकर इंग्लैंड में डिमांड होने लगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में इतना बड़ा साम्राज्य नहीं छोड़ा जाना चाहिए, उसे ब्रिटिश साम्राज्य को अधिग्रहित कर लेना चाहिए अपने हित में, ब्रिटेन के सभी लोगों के हित में, ब्रिटेन की प्रजा के हित में। और ये डिसीजन अब लेने के लिए एक व्यवस्था की गई कि 12 लाख पाउंड स्टर्लिंग का एक कोष बनाया जाए,
और इस कोर्स से आगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनके शेयर खरीद ले सरकार, और इस तरीके से भारत का राज्य क्राउन अपने कंट्रोल में ले ले, अपने ओनरशिप में ले ले। तो ये महत्वपूर्ण अमेंडमेंट इसमें किया गया, परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखें। दूसरा एक चीज और ध्यान रखें, आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम उत्साह के साथ आपके साथ जुड़ सकें। थैंक यू।